क्या कभी अनजान आदमी का किसी एकदम बहुत छोटे समय के लिए लगाव होते देखा है? और ऐसा लगाव जिसमें कि एक दूसरे के बगैर मिले बगैर मन मन न लगे, ऐसा जिसमें किसी किस्म का कोई पूर्व परिचय न हो, एकदम अनजान, ऐसा समझिए एकदम विदेश का ही। और क्या कभी आपने ऐसा देखा है जिसमें एक बहुत वयस्क का एक बहुत ही छोटा गर्लफ्रेंड हो, और ऐसा कि दोनों का एक दूसरे के बगैर मन न लगे, एक दोनों दोनों अनजान के बीच एक बहुत ही अद्भुत रिश्ता का बयान करता हुआ हमारा ये रविंद्रनाथ टैगोर, जो नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं और हमारे जन गण मन के रचयिता भी हैं, उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध स्टोरी काबुली वाला, बहुत ही प्रसिद्ध, इस पर एपिसोड्स बन चुके हैं, फिल्म बन चुका है, सब कुछ इतना मार्मिक और इतना मन को छूने वाला स्टोरी। लेकिन इसका थोड़ा भाषा जो है उच्च स्तर का है, और रविंद्रनाथ टैगोर का अपना एक स्तर रहा है, उसमें ये लिखा गया है। तो एकदम चलते हैं रविंद्रनाथ के घर, और उन्हीं के जवानी, ये उन्हीं के जबान में ऐसा इमेजिन कीजिएगा कि वही खुद से कह रहे हैं, यह स्टोरी को हम लोग सुनते हैं। कहते हैं, मेरी 5 वर्ष की छोटी लड़की मिनी से पल भर भी बात के बिना नहीं रह जाता। दुनिया में आने के बाद भाषा सीखने में उसने सिर्फ 1 ही वर्ष लगाया, मतलब 1 ही साल में बोलना सीख गई। उसके बाद से जितनी देर तक सो नहीं जाती है, उस समय का एक पल भी वह चुप्पी में नहीं खोती। उसकी माता बहुधा डांट फटकार कर उसकी चलती हुई जबान बंद कर देती है, किंतु मुझसे ऐसा नहीं होता। मिनी का मौन मुझे ऐसा अस्वाभाविक सा प्रतीत होता है कि मुझे वह अधिक देर तक सहा नहीं जाता, और यही कारण है कि मेरे साथ उसके भावों का आदान प्रदान कुछ अधिक उत्साह के साथ होता रहता है। मतलब मिनी का लेखक के साथ बहुत ही ज़्यादा भावों का लगाव है, और हमेशा कुछ न कुछ वो बोलते ही रहती है, और ये भी बोलते हैं। सवेरे मैंने अपने उपन्यास के 17वें अध्याय में हाथ लगाया ही था कि इतने में मिनी ने आकर कहना आरंभ कर दिया, बाबूजी, रामदयाल दरबान कल काक को कौआ कहता था। वह कुछ जानता ही नहीं न बाबूजी, काक को कौआ कहता। ये यहाँ पर उपन्यास के 17वें अध्याय में हाथ लगाया था, मतलब कि ये उपन्यास लिख रहे थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, और 17वां अध्याय जब लिखना शुरू किए थे, तब वो आकर के अचानक बोल दी। विश्व की भाषाओं की विभिन्नता के विषय में, अब जैसे काक को कौआ कहना, मतलब कौआ को काक कहा जा सकता है, और भी कई तरह की बातें आ सकती हैं, लेकिन अब छोटी थी, वो जो जानती थी वही को सच कहती थी। विश्व की भाषाओं की विभिन्नता के विषय में मेरे कुछ बताने से पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। बाबूजी, भोला कहता था आकाश मुंह से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ मूठ कहता है कि ना? खाली बक किया करता है, दिन रात बकता रहता है। इस विषय में मेरी राय कि तनिक भी राह न देखकर चट से धीमे स्वर में एक जटिल प्रश्न कर बैठी, बाबूजी, माँ तुम्हारी कौन लगती है? मेरी माँ तुम्हारी कौन लगती है? मन ही मन मैंने कहा, साली। और फिर बोला, मिनी तू जा, भोला के साथ खेल, मुझे अभी काम है। अच्छा। तब उसने मेरी मेज के पार्श्व में पैरों के पास बैठकर अपने दोनों घुटनों और हाथों को हिला हिलाकर बड़ी शीघ्रता से मुंह चलाकर अटकन बटकन दही चटा के कहना आरंभ कर दिया,
बताइए। मेज के पार्श्व, मेज के पार्श्व मतलब मेज के पीछे, पार्श्व मतलब पीछे। और दोनों घुटने और हाथों को हिला हिलाकर अटकन मटकन दही चटाकन, ऐसा आप लोग सुने हैं? अटकन मटकन दही चटाकन बरफूले बरैला सावन में करेला, ऐसे ऐसे करके कुछ बोला जाता था जी। जबकि मेरे उपन्यास के अध्याय में प्रताप सिंह उस समय कंचनमाला को लेकर रात्रि के प्रगाढ़ अंधकार में बंदी गृह के ऊंचे झरोखे से नीचे कलकल करती हुई सरिता में कूद रहे थे। बताइए, उपन्यास में ऐसा सीन चल रहा था। मेरा घर सड़क के किनारे पर था। सहसा मिनी अपने अटकन बटकन को छोड़कर मेरे कमरे के खिड़की के पास दौड़ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, काबुल वाला, वो काबुल वाला। मैले कुचेले ढीले कपड़े पहने, सिर पर कुल्ला रखे, उस पर साफा बांधे, कंधे पर सूखे फलों की मैली झोली लटकाए, हाथ में चमन के अंगूरों की कुछ पिटारियां लिए, एक लंबा तगड़ा सा काबुली, काबुल से आया हुआ पहले व्यापारी आता था, वही काबुली मंद चाल से सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर मेरी छोटी बेटी के हृदय में कैसे भाव उदय हुए यह बताना असंभव है। उसने जोरों से पुकारना शुरू किया। मैंने सोचा अभी झोली कंधे पर डाले सर पर एक मुसीबत आ खड़ी होगी और मेरा 17वां अध्याय आज अधूरा रह जाएगा। किंतु मिन्नी के चिल्लाने पर ज्यों ही काबुली ने हंसते हुए उसकी ओर मुंह फेरा और घर की ओर बढ़ने लगा, त्यों ही मिन्नी भय खाकर डर के भीतर भाग गई। फिर उसका पता ही नहीं लगा कि कहाँ छिप गई। उसके छोटे से मन में वह अंधविश्वास बैठ गया था कि उस मैली कुचैली झोली के अंदर ढूंढने पर उस जैसी और भी जीती जागती बच्चियां निकल सकती है। नहीं, लोग कहते हैं कि बच्चा पकड़ने वाला है, और पहले डराया भी जाता था कि झोली में बंद करके लेके भाग जाएगा। बेचारी डर के भाग गई। इधर काबुली ने आकर मुस्कुराते हुए मुझे हाथ उठाकर अभिवादन किया और खड़ा हो गया। मैंने सोचा वास्तव में प्रताप सिंह और कंचनमाला की दशा अत्यंत संकटापन्न है, फिर भी घर में बुलाकर इससे कुछ न खरीदना अच्छा न होगा। ये तो उधर अपन उपन्यास में लगल है, लेकिन हालत ऐसा है, कभी आ जा रहा है, कभी आ जा रहा है। कुछ सौदा खरीदा गया, उसके बाद उससे इधर उधर की बातें करने लगा। खुद रहमत रूस, अंग्रेज, सीमांत रक्षा के बारे में गपशप होने लगी। उस काबुल वाले का नाम था रहमत। वो देश विदेश व्यापार के लिए घूमा करता था, तो वही रूस, अंग्रेज, सीमांत रक्षा इस सब के बारे में बातचीत करने लगे। अंत में उठकर जाते हुए उसने अपनी मिली जुली भाषा में पूछा, बाबूजी, आपकी बच्ची कहाँ गई? मैंने मिनी के मन से व्यर्थ का भय दूर करने के अभिप्राय से उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे बिल्कुल लगकर काबुली के मुख और झोली की ओर संदेहात्मक दृष्टि डालती हुई खड़ी रही। हो न हो इसमें बच्चा होगा। काबुली ने झोली में से किशमिश और खुबानी निकाल कर देना चाहा, पर उसने नहीं लिया और दुगने संदेह के साथ मेरे घुटनों से लिपट गई। उसका पहला परिचय इस प्रकार हुआ उस काबुल वाले से, एकदम विदेश का अनजान व्यक्ति। और ये मिनी, पहला दिन पहला भेंट ऐसे हुआ। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे मैं किसी आवश्यक कार्यवश बाहर जा रहा था। देखूं तो मेरी बिटिया दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई काबुली से हंस हंस कर बातें कर रही है, और काबुली उसके पैरों के समीप बैठा बैठा मुस्कुराता हुआ उन्हें ध्यान से सुन रहा है और बीच बीच में अपनी राय मिली जुली भाषा में व्यक्त करता जाता है। सोचिए, मिनी बेंच पर बैठी है और काबुली उसके पैर के नीचे मुस्कुरा रहा है बैठा हुआ और ध्यान से सुन रहा। मिनी को अपने 5 वर्ष के जीवन में बाबूजी के सिवा
ऐसा धैर्य वाला श्रोता शायद ही कभी मिला हो। देखा तो उसका फिराक का अग्रभाग बादाम किशमिश से भरा हुआ है। फराक में बादाम किशमिश भरी हुई है। मैंने काबुली से कहा, इसे यह सब क्यों दे दिया? अब कभी मत देना, कहकर कुर्ते की जेब से एक अठन्नी निकाल कर उसे दे दी। उसने बिना किसी हिचक के अठन्नी लेकर अपनी झोली में रख ली। कुछ देर बाद घर लौटकर देखता हूँ तो उस अठन्नी ने बड़ा भारी उपद्रव खड़ा कर दिया है। अरे बाप! मीनी की माँ एक सफेद चमकीला गोलाकार पदार्थ हाथ में लिए डांट डपट कर मीनी से पूछ रही थी, तूने यह अठन्नी कहाँ से पाई, बता। मीनी ने कहा, काबुल वाले ने दी है। काबुल वाले से तूने अठन्नी ली कैसे, ही बता। मीनी ने रोने का उपक्रम करते हुए कहा, मैंने मांगी नहीं थी, उसने अपने आप ही दी है। मैंने जाकर मीनी की उस अकस्मात मुसीबत से रक्षा की और उसे बाहर लाया। आज पड़ गई फिर मेरी माँ की। मालूम हुआ कि काबुली वाले के साथ मीनी की यह दूसरी ही भेंट थी। सो बात नहीं, इस दौरान में वह रोज आता रहा है और पिस्ता बादाम की रिश्वत दे देकर मीनी के छोटे से हृदय पर बहुत अधिकार कर लिया है। यही होता है, जब किसी से लगाव हो जाता है तो देख ही लेने से या उसके बारे में सोच ही लेने से और बैठ करके कुछ सुन ही लेने से क्या एहसास होता होगा। और पिस्ता बादाम दे करके रोज उससे भेंट करता था वो। देखा कि इस नई मित्रता में बंधी हुई बातें और हंसी ही पर चलित है। जैसे मेरी बिटिया रहमत को देखते ही हंसती हुई पूछती, काबुल वाला, ओ काबुल वाला, तुम्हारी झोली के भीतर क्या है? काबुली, जिसका नाम रहमत था, एक अनावश्यक चंद्र बिंदु जोड़कर मुस्कुराता हुआ उत्तर देता, हाँ बिटिया, उसके परिहास का रहस्य क्या है यह तो नहीं कहा जा सकता, बस सिर्फ इतना बोलता था, हाँ बिटिया, उसके परिहास का रहस्य क्या है यह तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी इन नए मित्रों को इससे तनिक विशेष खेल सा प्रतीत होता है। और जाड़े के सुबह में प्रभात में एक सयाने और एक बच्ची की सरल हंसी सुनकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। बताइए, एक बहुत ही सयाना यहाँ इस मायने में एक प्रौढ़ व्यक्ति, एक वयस्क व्यक्ति बहुत ही, और एक छोटी सी बच्ची जो 5 साल की है, और दोनों की एकदम सरल हंसी सुन करके ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं बहुत बड़ा अच्छा लगता था। उन दिन उन दोनों मित्रों में और भी एक आध बात प्रचलित थी। रहमत मीनी से कहता, तुम ससुराल कभी नहीं जाना? अच्छा, तुम ससुराल कभी नहीं जाना? अच्छा, हमारे देश की लड़कियां जन्म से ही ससुराल शब्द से परिचित रहती हैं, किंतु हम लोग तनिक कुछ नई रोशनी के होने के कारण तनिक सी बच्ची को ससुराल के विषय में विशेष ज्ञानी नहीं बना सके थे। यानी मीनी नहीं जानती थी कि ससुराल कहते किसको हैं। अतः रहमत का अनुरोध वह स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाती थी। इस पर भी किसी बात का उत्तर दिए बिना चुप रहना उसके स्वभाव के बिल्कुल ही विरुद्ध था। उल्टे वह रहमत से ही पूछती, तुम ससुराल जाओगे? ये लो धन। रहमत काल्पनिक ससुर के लिए अपना जबरदस्त घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा, हम ससुर को मारेगा। सुनकर मीनी ससुर नामक किसी अनजान जीव की दुर्अवस्था की कल्पना करके खूब हंसती थी। अरे तुम मारोगे तो उसका हालत का होगा जो होगा। बताइए, अजीब सा, अनजान सा, कुछ मीनिंग ही नहीं, फिर भी अद्भुत लगाओ, अद्भुत आनंद। देखते देखते जाड़े की सुहावनी ऋतु आ गई। पूर्व युग में इसी समय राजा लोग दिग्विजय के लिए कुछ करते थे। मैं कलकत्ता छोड़कर कभी कहीं नहीं गया, शायद इसलिए मेरा मन ब्रह्मांड में घूमा करता है। यानी मैं अपने घर में ही
चिर प्रवासी हूँ। बाहरी ब्रह्मांड के लिए मेरा मन सर्वदा आतुर रहता है। किसी विदेश का नाम आगे आते ही मेरा मन वहीं की उड़ान करने लगता है, लगाने लगता है। इसी प्रकार किसी विदेशी को देखते ही तत्काल मेरा मन सरिता पर्वत बिहड़ वन के बीच में एक कुटीर का दृश्य देखने लगता है। सोचिए, विदेश मतलब घर में रह करके घर से अनजान, लेकिन और ब्रह्मांड के दूसरे हिस्से के बारे में बात आते ही एकदम वहां भ्रमण करने लगते। मतलब कल्पना लेखक लोग का बहुत मजबूत होता है। और एक उल्लासपूर्ण स्वतंत्र जीवन यात्रा की बात कल्पना में जाग उठती है। एकदम टूर एंड टूरिज्म हो जाए। इधर देखा तो मैं ऐसी प्रकृति का प्राणी हूँ जिसका अपना घर छोड़कर बाहर निकलने में सिर कटता। यही कारण है कि सवेरे के समय अपने छोटे से कमरे में मेज के सामने बैठकर उस काबुली से गपशप लड़ाकर बहुत कुछ भ्रमण का काम निकाल लिया करता हूँ। क्योंकि काबुली जो था वो बहुत घूमता था, तो जो कुछ भी इनके मन में बातें आती थी उससे बातचीत कर करके लगता था कि घूम लिए। मेरे सामने काबुल का पूरा चित्र खींच जाता। दोनों ओर उबड़ खाबड़ लाल लाल ऊंचे दुर्गम पर्वत हैं और रेगिस्तानी मार्ग। हाँ, सच में ये जो अफगानिस्तान है एकदम ऐसा ही है। ऊंचे ऊंचे दुर्गम पर्वत हैं। ये पर्वत होने की वजह से आज तक अफगानिस्तान को कोई जीत नहीं सका। सब लड़ाई आकर के, सब देश आकर के अफगानिस्तान में फंस जाता है और बर्बाद हो जाता है। और उसको अफगानिस्तान को उसको वैसे ही छोड़ के जाना पड़ता है। आज अमेरिका को भी यही दशा हो गया है। बहुत दिन से, लगभग 2000 से ही वो अपना सैनिक उतार के रखा था, लेकिन आज तक वहां से निकल नहीं पाया। अब उसको उसी हालत में छोड़ के जाना चाह रहा। तो उबड़ खाबड़ लाल लाल ऊंचे दुर्गम पर्वत हैं और रेगिस्तानी मार्ग, उन पर लदे हुए ऊंटों की कतार जा रही है। ऊंचे ऊंचे साफे बांधे हुए सौदागर और यात्री कुछ ऊंट की सवारी पर हैं तो कुछ पैदल ही जा रहे हैं। किन्हीं के हाथों में बर्छा है तो कोई बाबा आदम के जमाने की पुरानी बंदूक थामे है हुए है। बादलों की भयानक गर्जन के स्वर में काबुली लोग अपनी मिली जुली भाषा में, काबुली मतलब वही अफगानिस्तान के लोग, बादलों की भयानक गर्जन के स्वर में काबुली लोग अपनी मिली जुली भाषा में अपने देश की बातें कर रहे हैं। ये इनके कल्पना में आए। अगर चाहें तो ये लिख सकते हैं। मीनी की माँ बड़ी वहमी तबीयत की है। वहम मतलब शक, संदेह करने वाले औरत लोग होते हैं इसे जी। राह में किसी प्रकार का शोरगुल हुआ नहीं कि उसने समझ लिया कि संसार भर के सारे मस्त शराबी हमारे ही घर की ओर दौड़े आ रहे हैं। उसके विचार में यह दुनिया इस छोर से उस छोर तक चोर डकैत, मस्त, शराबी, सांप, बाघ, रोगों, मलेरिया, तिलचट्टे और अंग्रेजों से भरी पड़ी है। इतने दिन हुए इस दुनिया में रहते हुए भी उसके मन का यह रोग दूर नहीं हुआ। ये अपने पत्नी के बारे में कहती हैं, बड़ा वहमी तबीयत के है। हमेशा उसको लगता है कि हमारे घर में कोई घुसा जा रहा है, कोई शराबी आ रहा है, तो डकैत आ रहा, तो सांप आ जाएगा, तो बाघ आ जाएगा। मतलब अजीब सा। रहमत काबुली की ओर से भी वह पूरी तरह निश्चिंत नहीं थी। उस पर विशेष नजर रखने के लिए मुझसे बार बार अनुरोध करती रहती। जब मैं उसके शक को परिहास के आवरण से ढकना चाहता, मतलब जब वो शक करती तो हम ऐसे ही झूठो मूठो बात करती हो, तो मुझसे एक साथ कई प्रश्न पूछ बैठती। क्या कभी किसी का लड़का नहीं चुराया गया? क्या काबुल में गुलाम नहीं बिकते? क्या एक लंबे तगड़े काबुली के लिए एक छोटे बच्चे को उठा ले जाना असंभव है? इत्यादि इत्यादि। इसको डर लगता था कि कहीं इतना लगाव रख के चुरा के मिनी को लेके चल न जाए। मुझे मानना पड़ता कि यह बात नितांत असंभव हो, सो बात नहीं, पर भरोसे के काबिल नहीं कि वो काबुली वाला मिन्नी को चुरा लेगा। भरोसा करने की शक्ति सब में समान नहीं होती। अतः मिनी की माँ के मन में भय ही रह गया, लेकिन केवल इसलिए बिना किसी दोष के रहमत को अपने घर में आने से मना न कर सका। लगाव ही इतना अद्भुत था कि हिम्मत ही नहीं कर सका हमारे रविंद्रनाथ टैगोर को। हर वर्ष रहमत माघ मास मतलब होली के 1 महीना पहले, माघ मास में लगभग अपने देश लौट जाता था।
इस समय वह अपने व्यापारियों से रुपया पैसा वसूल करने में तल्लीन रहता है। उसे घर घर दुकान दुकान घूमना पड़ता है। फिर भी मिनी से उसकी एक बार भेंट अवश्य हो जाती है। देखने में तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के मध्य किसी षड्यंत्र का श्री गणेश हो रहा है। षड्यंत्र मतलब समझ रहे हैं, दोनों आपस में माने रोज मिलना कि कभी एक दिन प्लान बना करके छू मंतर हो जाना। जिस दिन वह सवेरे नहीं आ पाता उस दिन देखूं तो वह शाम को हाजिर है। बताइए, बिना मिले मन ही नहीं लगता था। इसका रीजन है कि जो काबुल वाला था एकदम ऐसा ही, इतना ही छोटा, उसकी अपनी भी एक बेटी थी जिसे छोड़कर वह विदेश आया था व्यापार करने को। अंधेरे में घर के कोने में उस ढीले ढाले जामा पैजामा पहने झोली वाले लंबे तगड़े आदमी को देखकर सचमुच ही मन में अचानक भय सा पैदा हो जाता था। काबुल के लोग बहुत लंबे तगड़े होते हैं जी। लेकिन जब देखता हूँ कि मिनी ओ काबुल वाला पुकारती हुई हंसती हंसती दौड़ी आती है और दोनों भिन्न भिन्न आयु के असम मतलब जिसमें कोई बराबरी नहीं मित्रों में वही पुराना हास परिहास चलने लगता है, तब मेरा सारा हृदय खुशी से नाच उठता है। बताइए, लगाव के लिए कोई उम्र किसी किस्म का कोई पाबंदी नहीं, सब कुछ एक तरफ और सच्चा लगाव एक तरफ। एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे कमरे में बैठा हुआ नई पुस्तक के प्रूफ देख रहा था। नया किताब इनका छपा हुआ था जी। जाड़ा विदा होने से पूर्व आज 2-3 दिन खूब जोरों से अपना प्रकोप दिखा रहा है। मतलब माघ में ऐसे भी जाड़ा तेज होता है, लेकिन वो खत्म होने के कगार पर रहता है। जिधर देखो उधर से उस जाड़े की ही चर्चा है। ऐसे जाड़े पाले में खिड़की में से सवेरे की धूप मेज के नीचे मेरे पैरों पर आ पड़ी। उसकी गर्मी मुझे अच्छी प्रतीत होने लगी। लगभग 8 बजे का समय होगा। सिर से मफलर लपेटे उषा चरण सवेरे की सैर करके घर की ओर लौट रहे थे। उषा चरण नाम था जी। ठीक इसी समय राह में एक बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। बड़े जोर का शोर काहे का भाई? देखूं तो अपने उस रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। उनके पीछे बहुत से तमाशाई बच्चों का झुंड चला आ रहा है। रहमत के ढीले ढाले कुर्ते पर खून के दाग हैं और एक सिपाही के हाथ में खून से लथपथ छुरा। मैंने द्वार से बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया। पूछा, क्या बात है? कुछ सिपाही से और कुछ रहमत से सुना कि हमारे एक पड़ोसी ने रहमत से रामपुरी चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपये उसकी ओर बाकी थे, जिन्हें देने से उसने साफ इनकार कर दिया। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने छुरा निकाल कर घोंप दिया। रहमत उस झूठे बेईमान आदमी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अपशब्द सुना रहा था। इतने में काबुल वाला पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर में कौतूकहास से चमक उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, अतः झोली के बारे में दोनों मित्रों की अभ्यस्त आलोचना न चल सकी। मिनी ने आते के साथ ही उसने पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने प्रफुल्लित मन से कहा, हाँ हाँ, वहीं तो जा रहा हूँ। रहमत ताड़ गया कि उसकी यह जवाब मिन्नी के चेहरे पर हंसी न ला सकेगा और तब उसने हाथ दिखाकर कहा, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के जुर्म में रहमत को कई वर्ष का कारावास मिला। रहमत का ध्यान धीरे धीरे मन से बिल्कुल उतर गया। हम लोग अब अपने घर में बैठकर सदा अभ्यस्त होने के कारण नित्य के काम धंधों में उलझे हुए दिन बिता रहे थे। तभी एक स्वाधीन पर्वतों पर घूमने वाला इंसान कारागार की प्राचीरों के अंदर कैसे वर्ष पर वर्ष काट रहा होगा, यह बात हमारे मन में कभी उठी ही नहीं। और चंचल मिनी का आचरण तो और भी लज्जाप्रद था। बेचारी लजाने लगी। यह बात उसके पिता को भी माननी पड़ेगी।
उसने सहज ही अपने पुराने मित्र को भूलकर पहले तो नबी सईस के साथ मित्रता जोड़ी, फिर क्रमशः जैसे जैसे उसकी वयोवृद्धि होने लगी वैसे वैसे सखा के बदले एक के बाद एक उसकी सखियां जुटने लगी। और तो क्या, अब वह अपने बाबूजी के लिखने के कमरे में भी दिखाई नहीं देती। हाँ, यही होता है, समय बीतने के साथ साथ व्यवहार में बदलाव होता है और इसे स्वीकार करना चाहिए। अब मिनी जो है अपने पिताजी के कमरे में नहीं आती। मेरा तो एक तरह से उसके साथ नाता ही टूट गया। कितने ही वर्ष बीत गए, वर्षों बाद आज फिर से शरद ऋतु आई है। मीनी की सगाई की बात पक्की हो गई। पूजा की छुट्टियों में उसका विवाह हो जाएगा। कैलाश वासनी के साथ साथ अब की बार हमारे घर की आनंदमय मीनी भी माँ बाप के घर में अंधेरा करके ससुराल चली जाएगी। कैलाश वासनी मतलब आप लोग शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का नाम सुने होंगे। तो महाशिवरात्रि वही दिन को पार्वती का शादी हुआ था ना, तो इसीलिए कैलाश वासनी कहा गया है। सवेरे दिवाकर माने सूरज बड़ी सज धज के साथ निकले। वर्षों के बाद शरद ऋतु की यह नई धवल धूप सोने के सुहागे का काम दे रही थी। कलकत्ता की संकरी गलियों से परस्पर सटे हुए पुराने ईंटझर गंदे घरों के ऊपर भी इस धूप की आभा ने एक प्रकार का अनोखा सौंदर्य बिखेर दिया था। ये पुराना जो घर होता है, कभी आप जरूर देखे होंगे, नोनी खाया हुआ ईंट वाला घर एकदम पुराना, उस पर भी वो धूप जो है बड़ा शानदार दिखाई दे रहा था। बड़ा अनोखा सौंदर्य बिखेर दिया है। हमारे घर पर दिवाकर के आगमन से पूर्व ही शहनाई बज रही है, मतलब सुबह से पहले ही से शहनाई बज रही है। वही शादी वाला, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे यह मेरे हृदय की धड़कनों में से रो रो कर बज रही हो। उसकी करुण भैरवी रागनी मानो मेरी विच्छेद पीड़ा को जाड़े की धूप के साथ सारे ब्रह्मांड में फैला रही है। मेरी मिनी का आज विवाह। सवेरे से घर बवंडर बना हुआ है। हर समय आने जाने वालों का तांता बंधा हुआ है। आंगन में बांसों का मंडप बनाया जा रहा है। हर एक कमरे और बरामदे में झाड़ फनुस लटकाए जा रहे हैं और उनकी टक टक की आवाज मेरे कमरे में आ रही है, वही कांटी उटी ठोकने का। चलो रे, जल्दी करो, इधर आओ, कि तो कोई गिनती ही नहीं है। सब लोग लगे हुए हैं। थोड़ा बड़े घराने के लोग थे। मैं अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और अभिवादन करके खड़ा हो गया। पहले तो मैंने उसे पहचान न सका। उसके पास न तो झोली थी और न पहले जैसे लंबे लंबे बाल, और न चेहरे पर पहले जैसे दिव्य ज्योति ही थी। क्या रहेगा 8 साल में। अंत में उसकी मुस्कान देखकर पहचान सका कि वह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। सुनते ही उसके शब्द मेरे कानों में खट से बज उठे। किसी खूनी को मैंने कभी आंखों से नहीं देखा था। उसे देखकर मेरा सारा मन एकाएक सिकुड़ सा गया। मेरी यही इच्छा होने लगी कि आज के इस शुभ दिन में वह इंसान यहाँ से टल जाए तो अच्छा हो। बताइए, ये खूनी, ये आदमी जो है आज लगन के दिन में, मुहूर्त के दिन में, ये आज न रहे, यहाँ से चल जाए तो अच्छा। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में कुछ आवश्यक काम है, सो आज मैं उसमें लगा हुआ हूँ। आज तुम जाओ, फिर आना। कहीं ही दिए। मेरी बात सुनकर वह उसी क्षण जाने को तैयार हो गया, पर द्वार पर आकर कुछ इधर उधर देखकर बोला, क्या बच्ची को तनिक नहीं देख सकता? क्या बच्ची को तनिक नहीं देख सकता? जा तो रहा हूँ। शायद उसे यही विश्वास था कि मैंने अब तक वैसी ही बच्ची बनी है। उसने सोचा हो कि मिनी अब भी पहले की तरह काबुल वाला पुकारते हुए दौड़ी चली आएगी। यही आशा था उसके मन में। उन दोनों के पहले हास परिहास में किसी प्रकार की रुकावट न होगी। यहाँ तक कि
पहले की मित्रता की याद करके वह एक पेटी अंगूर और एक कागज के दोने में थोड़ी सी किशमिश और बादाम शायद अपने देश के किसी आदमी से मांग तांग कर लेता आया था। बताइए, ये लगाव ऐसा था। उसके पहले की मैली कुचैली झोली आज उसके पास न थी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, किसी से भेंट न हो सकेगी। मेरा उत्तर सुनकर वह कुछ उदास सा हो गया। उसी मुद्रा में उसने एक बार मेरे मुख की ओर स्थिर दृष्टि से देखा, फिर अभिवादन करके दरवाजे के बाहर निकल गए। मेरे हृदय में न जाने कैसी एक वेदना सी उठी। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं, इतने में देखा तो वह स्वयं ही आ रहा था। वह पास आकर बोला, ये अंगूर और कुछ किशमिश बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर पैसे देने चाहे, लेकिन उसने मेरे हाथ को थामते हुए कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी, पीसा रहने दीजिए। तनिक रुककर फिर बोला, बाबू साहब, आपकी जैसी मेरी भी देश में एक बच्ची है। मैं उसकी याद कर कर अपनी बच्ची के लिए थोड़ी सी मेवा हाथ में ले आया करता हूँ। मैं यह सौदा बेचने नहीं आता। कहते हुए उसने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर छाती के पास से एक मैला कुचैला मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी चारों तहे खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। देखा कि कागज के उस टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप, फोटो में, तेल चित्र नहीं, हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज के ऊपर उसी का निशान ले लिया गया। अपनी बेटी के इस स्मृति पत्र को छाती से लगाकर रहमत हर वर्ष कलकत्ता की गली कूचों में सौदा बेचने के लिए आता है, और तब वह कालिख चित्र मानो उसकी बच्ची के हाथ का कोमल स्पर्श उसके बिछड़े हुए विशाल वक्षस्थल में अमृत उड़ेलता रहता है। अपने बच्ची को उस छाप वाला पत्र से याद करते रहता है। देखकर मेरी आंखें भर आई और फिर मैं इस बात को बिल्कुल ही भूल गया कि वह एक मामूली काबली मेवा वाला है, मैं एक उच्च वंश का रईस हूँ। तब मुझे लगने लगा कि जो वह है वही मैं हूँ। वह भी एक बाप है और मैं भी। उसकी पर्वत वासिनी छोटी सी बच्ची की निशानी मेरी ही मीनी की याद दिलाती है। मैंने तत्काल ही मीनी को बाहर बुलवाया। हालांकि इस पर अंदर घर में आपत्ति की गई, पर मैंने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। विवाह के वस्त्रों और अलंकारों में लिपटी हुई बेचारी मीनी मारे लज्जा के सिकड़ों ही से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उस अवस्था में देखकर रहमत काबुल वाले पहले तो सकपका गया, फिर उससे पहले जैसे बातचीत न करते बना। शायद मैं हंसते हुए बोला, बाद में हंसते हुए बोला, लल्ली, सास के घर जा रही है क्या? मीनी अब सास का अर्थ समझने लगी थी, अतः अब उससे पहले की तरह उत्तर देते न बना। रहमत की बात सुनकर मारे लज्जा के उसके कपोल लाल हो उठे, पूरा चेहरा लाल हो गया, लीलार लाल हो गई। उसने मुंह को फेर लिया। मुझे उस दिन की याद आई जब रहमत के साथ मीनी का प्रथम परिचय हुआ था। मन में एक पीड़ा की लहर दौड़ गई। मीनी के चले जाने के बाद एक गहरी सांस लेकर रहमत फर्श पर बैठ गया।
शायद उसकी समझ में यह बात एकाएक साफ हो गई कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में इतनी बड़ी हो गई होगी और उसके साथ भी उसे अब फिर से नई जान पहचान करनी पड़ेगी। संभवतः वह उसे पहले जैसी नहीं पाएगा। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा कौन जाने। सवेरे के समय शरद की स्निग्ध सूर्य किरणों में शहनाई बजने लगी और रहमत कलकत्ता की एक गली के भीतर बैठा हुआ अफगानिस्तान के मेरू पर्वत का दृश्य देखने लगा। उसे अपनी बच्ची याद आने लगी। मैंने एक नोट निकालकर उसके हाथ में दिया और कहा, रहमत, तुम देश चले जाओ, अपनी लड़की के पास। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। रहमत को रुपये देने के बाद विवाह के हिसाब से मुझे उत्सव समारोह के दो एक अंग छांट कर काट देने पड़े। मतलब झाड़ फानूस जो कुछ भी लगा रहे थे, खर्चा ज़्यादा हो रहा था, उसको काट दिए और वो पैसा दे दिए रहमत को। जैसे मन में थी वैसी रोशनी नहीं करा सका। अंग्रेजी बाजा भी नहीं आया। घर में औरतें बड़ी बिगड़ने लगी। सब कुछ हुआ, फिर भी मेरा विचार है कि आज एक अपूर्व ज्योत्सना से मेरा शुभ समारोह उज्जवल हो उठा। क्यों नहीं, एक के प्रयास से 2 घर शहनाई बजेगा। और इस तरह से ये बहुत ही अद्भुत स्टोरी, बहुत ही भावुक, सच में मन को छूने वाली और होता है ऐसा लगाव, इसमें कोई शक नहीं। कई अनजान लोग मिल ही जाते हैं ऐसे जो अपनों से बेहतर कुछ ही क्षण के लिए यादों को भर देते हैं। यह स्टोरी क्यों बहुत प्रसिद्ध है, क्यों सब लोगों ने इसको महसूस किया है या पूरे भारत में इसको जाना गया है, पूरे विश्व में ये कहानी आपको मिलेगी। और इस पर सिनेमा या जो कुछ कहिए, हर तरह के एपिसोड्स बने हुए आपको मिल जाएंगे। लेकिन कुछ भी हो, सब कुछ एक तरफ लगाओ, एक तरफ तो बंधन चल जाए, और नहीं तो फिर कुछ नहीं। थैंक यू।